सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है ये लैटिन टर्म जो टॉटम है उससे ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड। ठीक है दोस्तों, और अगर डेफिनेशन की बात की जाए, देखो टॉर्ट जो है एक इल्यूसिव कंसेप्ट है जो कि डिफाइन करता है और अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है एक ऐसी डेफिनेशन देने की जिसमें सारी चीज़ों को कवर किया जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट है ये अनकोडिफाइड है और लार्जली अनअफेक्टेड है बाय स्टैट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि कुछ एलिमेंट होते हैं, है ना, जो हर डेफिनेशन में आपको मिलेंगे। वो क्या होता है? पहला कि समवन हैज़ सफर्ड अ लॉस और हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्ट और फेलियर टू डू एक्ट बाय अनदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो लास्ट में क्या होता है कि जो टॉर्ट है ये एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है ना, अदर देन 3 एक्सेप्ट इंटेंशनली नेग्लिजेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इंटेंशनली नेग्लिजेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इनको छोड़ के जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं ये सब आपके टॉर्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या कहते हैं, हाँ, लॉ विल रेड्रेस बाय एन एक्शन फॉर एन अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो दोस्तों देखो, आपको जो इसमें क्या कहते हैं रेमेडी मिलती है वो आपके अनलिक्विडेड डैमेजेस होते हैं। और अनलिक्विडेड का मतलब होता है जो कि पहले से डिसाइड नहीं किए होते। ठीक है ना, नॉट प्रीवियसली फिक्स्ड। ठीक है ना, तो ये डिपेंड होते हैं टोटल कोर्ट के डिक्रेशन पे। ठीक है ना, कि क्या कहते हैं, ये आपका कोर्ट को जो सही लगेगा वो आपको जो है इसमें दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो टॉर्ट इज़ द बॉडी ऑफ लॉ विच अलाउ द इंजर्ड पर्सन टू ऑब्टेन कंपनसेशन फ्रॉम द पर्सन कमिटिंग द टॉर्ट, जिसको टॉर्ट फीजर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंजरी का जो यहाँ पे मतलब है वो होता है आपका नॉर्मल, मतलब चोट वोट लगना नहीं होता है। यहाँ पे इंजरी का जो मतलब होता है लॉ ऑफ टॉर्ट में वो होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। ठीक है दोस्तों, इस वर्ड को आप मतलब स्टार मार्क कर लीजिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो टॉर्ट है वो कौन से मतलब कौन से राइट का इन्फ्रिंजमेंट है, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नॉर्मल राइट, ऑल राइट। तो लीगल राइट वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अ टॉर्ट इज़ नॉट अ क्राइम, अ टॉर्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल बाय नेचर। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे बैटरी और असॉल्ट। ठीक है ना, बैटरी और जो असॉल्ट है आपका ये आपके क्या कहते हैं क्राइम में भी आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या डिफरेंस होता है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या डिफरेंस होता है, और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है, चारों में एक साथ। तो जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो सिक्योरिटी फॉर सिटीजन होता है, प्रोसिक्यूशन बाय स्टेट होता है, और जो आपको रेमेडी है वो पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करें तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्चुअली एग्री टू द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द ब्रीच, डैमेज आर लिक्विडेटेड। तो इसमें क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि जो पार्टीज़ होती हैं ना वही एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं। ठीक है, इसमें जो डैमेजेस मिलते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में पहले से डिसाइडेड होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ठीक है ना, और क्या कहते हैं आगे आपका, अगर हम बात करें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें जो आपका प्रिवेंट अनजस्ट इंक्रीचमेंट होता है ये आपका क्या कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जिसमें आपका पेमेंट मेड बाय मिस्टेक होती है। ठीक है ना, कि मान लीजिए आपने क्या कहते हैं किसी को पेमेंट करनी थी अकाउंट नंबर में और गलती से 1-2 डिजिट गलत हो गए, पैसे कहीं और चले गए। ठीक है ना, तो उस आदमी की ड्यूटी बनती है कि भाई वो आपके पैसे रिफंड करे। ठीक है ना, और लॉ ऑफ टॉर्ट का जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई ये मच वाइडर कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है ना, कंपनसेशन जो होता है इसमें वो आपको जो मिलता है वो अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलते हैं। ठीक है ना, और जो है आपका ही है। ठीक है ना, अब देखिए, अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 एक्सेप्शन थे इसके। पहला कौन सा था आपका, इंटेंशनली नेग्लिजेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये 3 जो है इनको छोड़ के, ठीक है ना, आपके जो हैं सभी जो सिविल रॉन्ग होते हैं क्या कहते हैं वो आपके मतलब जो टॉर्ट होता है वो सिविल रॉन्ग होता है, बट सिविल रॉन्ग जो होता है वो टॉर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इट मीन्स टू बी प्रोवाइडेड दैट अ सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट बट नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले बात कर चुके हैं। अब एलिमेंट ऑफ टॉर्ट की बात करें तो देखो 3 चीज़ें होती हैं इसमें। पहला तो आपका होता है डिफेंडेंट, है ना, एक होता है आपका प्लेंटिफ। ठीक है ना, प्लेंटिफ के जो लीगल राइट होते हैं उनको डिफेंडेंट इन्फ्रिंज कर देता है। इसके लिए जो
आपका प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के खिलाफ केस करता है और उससे अपनी रेमेडी मांगता है कोर्ट से, और कोर्ट जो है वो बदले में ये चेक करता है कि भाई आपका जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे जो डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया हो या ना किया हो, ठीक है ना। मतलब इसमें फेलियर्स टू डू एक्ट भी आता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को देख के उसके बाद आपको जो रेमेडीज़ मिलती है वो आपको कोर्ट में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 एलिमेंट होते हैं इसके, ठीक है ना। और पहले इंजरी होती है, इंजरी से मैंने आपको बताया कि भाई आपका वोलेशन ऑफ लीगल राइट होता है। दूसरा आपका जो डिफेंडेंट होता है उसको डैमेजेस देना पड़ता है, वो अनलिक्विडेड डैमेजेस देना पड़ता है, ठीक है। और जो इंजरी है उसके मतलब क्या कहते हैं एक्ट है, उसके अंदर टू डू और नॉट टू डू दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। एक्शन एक्ट इन्वॉल्व एनी ऑफ 3 राइट, इसमें 3 चीज़ें आएंगी, गुड रेपुटेशन, प्रॉपर्टी और बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, ये चीज़ें भी आएंगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपने 2 जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत देखे होंगे, डैमनम से इंजीरिया और इंजीरिया से डैमनम, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, देखो डैमनम का मतलब जो होता है वो होता है डैमेजेस, ठीक है ना। सिन का मतलब होता है विद, और क्या कहते हैं सीने का मतलब होता है विदाउट, और इंजीरिया का मतलब हमने आपको बताया इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, ठीक है ना। तो 2 होते हैं, डैमनम सिम इंजीरिया और इंजीरिया सिन डैमनम, यानी कि आपको पहले क्या कहते हैं इंजरी हुई लेकिन डैमेज नहीं हुआ, दूसरे में आपको डैमेज हुआ लेकिन इंजरी नहीं हुई। तो दोस्तों जिसमें इंजरी होती है ना वो टॉर्ट होता है, जिसमें इंजरी नहीं होती है वो टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इंजीरिया सिन डैमनम जो है ये आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है, और डैमनम सिन इंजीरिया जो है नहीं आता है, ठीक है ना। और इन दोनों के लिए एक एक केस मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, ठीक है ना। आपका अगर हम बात करें क्या कहते हैं इंजीरिया सिन डैमनम का, तो इसमें जो आपका केस आता है वो आता है आपका क्या कहते हैं एशवे वर्सेस वाइट वाला, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डैमनम से इंजीरिया का, तो इसमें आपका आता है गोल्डकस्टर स्कूल करके जो आता है वो वाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं टॉर्ट की लाइबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो फॉल्ट होता है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस आता है, इंटेंशनली आता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंजरी जो होती हैं वो 2 लोग हो सकते हैं, एक पर्सन को हो सकती है, एक प्रॉपर्टी को हो सकती है। पर्सन को कैसे होगी, रॉन्गफुल डेथ कर दीजिए, असॉल्ट कर दीजिए, बैटरी कर दीजिए, ठीक है ना, या मेंटल डिस्ट्रेस कर दीजिए, प्राइवेसी किसी की इन्फ्रिंज कर दीजिए, इमोशनल डिस्ट्रेस कर दीजिए, लाइबल, स्लैंडर, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, ये सब जो है ये आपकी इंजरी टू पर्सन आता है। इंजरी टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें नॉइसेंस आएगा, ट्रेसपास आएगा, फ्रॉड आएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन आएगा आपका, है ना, क्या कहते हैं आपका अनफेयर कंपटीशन आएगा, ये सब आएगा। अगर हम डैमेजेस की बात करें तो कितने तरह के डैमेज होते हैं, 2 तरह के डैमेज होते हैं, होता है पिक्यूनियरी डैमेज, होता है नॉन पिक्यूनियरी डैमेज। अगर हम पिक्यूनियरी डैमेज की बात करते हैं इसमें कंपनसेशन आता है, इसमें लॉस ऑफ अर्निंग भी देना पड़ेगा, मेडिकल, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एक्सपेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, और लॉस ऑफ मैट्रिमोनियल एस्पेक्ट्स जो है वो भी देखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें नॉन पिक्यूनियरी की, तो उसमें लॉ ऑफ एस्पुलेशन ऑफ लाइफ आएगा, पेन एंड सफरिंग आएगी, लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ETC, ये सब आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपका कुछ क्या कहते हैं डिफेंसेस होते हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट में दिए जाते हैं डिफेंडेंट को, ठीक है ना। तो वो क्या क्या है, पहला है आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, तीसरा है आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट, चौथा है आपका एक्ट ऑफ गॉड, उसके बाद आता है आपका प्राइवेट डिफेंस, फिर आता है आपका मिस्टेक, फिर आता है आपका नेसेसिटी, और फिर आता है आपका स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफेंस नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। 8 तरह के डिफेंसेस होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो चलो बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके पहले डिफेंस की, जो कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है ना। तो इसमें इंजरी कैन नॉट बी डन टू द वन हु कंसेंट, ठीक है ना। नो मैन कैन इन्फोर्स राइट वॉलंटरी सरेंडर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेस आपकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, और क्या कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा क्या कहते हैं मैच देखने जाते हैं, है ना, तो छक्का मारा, ऑडियंस में बैठे किसी आदमी के सर में लग गई, सर फट गया, ठीक है ना। तो वो ये नहीं है कि क्लेम करेगा भाई मुझे कंपनसेशन दो, भाई साइड से बात है, तुम मैच देखने आए हो, ठीक है ना। या फिर आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं F1 फार्मूला रेसिंग होती है, उसमें गाड़ी की गाड़ी पलट के गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि भाई जब तुमने पहले से ही अपनी मतलब क्या कहते हैं राइट को सरेंडर कर दिया है तो तुम उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसके जो असेंशियल हैं आपके वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और जो कंसेंट है वो ऑब्टेन नॉट बाय फ्रॉड होनी चाहिए, कंपल्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्सन, इनमें से किसी के अंदर नहीं आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए,
ठीक है ना, और एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क होना चाहिए, नो इलीगल कंसेंट होनी चाहिए, अनलॉफुल एक्ट जो है वो कैन नॉट बी क्या कहते हैं कंसेंटेड होगा, ठीक है ना, बेयर फेस्ट बॉक्सिंग हो गई, है ना, नो ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो गई, नो नेग्लिजेंस हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसके हैं, ठीक है ना। इसके एक एक्सेप्शन भी है, वो है रेस्क्यू केसेस, ठीक है ना। अगर आप किसी को बचाने जा रहे हो, आग में कूद जाते हो, है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो डिफेंस है ये नहीं ले सकता बंदा, ठीक है ना। रेस्क्यू केसेस जो है इसके एक्सेप्शन है। और दूसरा है प्लेंटिफ द रोंग डूअर, ठीक है ना। जो हमारा दूसरा जो मतलब डिफेंस था वो है प्लेंटिफ द रोंग डूअर। तो इसमें क्या होता है, इफ द प्लेंटिफ का जो रॉन्गफुल एक्ट है वो रियल कॉज होता है हार्म का, ठीक है ना, जो दूसरे आदमी को मतलब जो उसको हुआ है, तो हिज एक्शन टू क्लेम एनी कंपनसेशन द रॉन्गफुल एक्ट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हार्म कोज टू हिम, ठीक है दोस्तों। अगर उसकी गलती से चोट लगी है ना तो फिर वो मतलब क्लेम नहीं कर सकता है आपसे, ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है। अब तीसरा जो हमारा डिफेंस है वो है अनइविटेबल एक्सीडेंट। अब अनइविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है, इफ़ एन एक्सीडेंट हैपन एंड द डिफेंडेंट कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड इट बाय ऑर्डिनरी स्किल्स एंड डिलीजेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड की। तो दो एलिमेंट होते हैं इसके लिए, एक तो नेचुरल फोर्स होनी चाहिए और अकरेंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ठीक है ना, मैन मेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, तो इसमें क्या है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो देखो क्या कहते हैं जो नेसेसिटी ऑफ फोर्स होना चाहिए, प्लस इमिनेंट और इमीडिएट डेंजर होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोस्पोनेट क्या बोलते हैं आपका क्या कहते हैं, क्या वर्ड है ये, है ना, प्रपोजनेट फोर्स होनी चाहिए और ओनली फॉर डिफेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि भाई आपका जो डेंजर है वो इमीडिएट होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, आपके पास जो है ना जो आप यूज़ करोगे फोर्स वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा, आप उसको सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है एक आदमी आपको बोलता है कि भाई कल मैं तुझे जान से मार दूंगा या फिर तू कल का सूरज नहीं देखेगा, तो आप रात में जाके उसको जान से मार दो कि सुबह मुझे मार देगा, ठीक है ना। डेंजर इमीडिएट होना चाहिए, आपके सामने आपके ऊपर कनपट्टी पे बंदूक रखनी होनी चाहिए और फिर आपको कुछ धमकी देगा कि भाई मैं अगर तू नहीं काम नहीं किया तो गोली मार देगा, तो उस टाइम पर आप अपना जो है डिफेंस है वो लेंगे, ठीक है ना। दूसरा, प्रोपोर्शनेट फोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आपको डंडा मार रहा है आप तुरंत सीधा बंदूक निकाली और ठाएँ उड़ा दिया, ठीक है ना। और डिफेंस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना बदला लो, रिवेंज लो और उसके बाद में क्या कहते हैं प्राइवेट डिफेंस में दिखाओ कि भाई मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में हमारा, जैसे कि सन्नी देओल की मूवी आई थी राइट या रॉन्ग, आपने देखी हो, तो उसमें क्या होता है कि सन्नी देओल अपनी वाइफ को गोली मार देता है क्योंकि उसके क्या कहते हैं छोटे भाई के साथ अफेयर रहता है, तो उसको वो बाद में प्राइवेट डिफेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें नहीं चलेंगी, ठीक है। वो मूवी होती है, ये रियलिटी है। चलिए अब बात करते हैं जो अगला डिफेंस है वो है मिस्टेक, ठीक है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ जो दोनों ही हैं, ये जो है कोई ये डिफेंस नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अगर पूछा जाता है कि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो क्या कहते हैं डिफेंस होता है या मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ डिफेंस होते हैं, दोनों के दोनों ही जो है डिफेंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें कि भाई देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी। अगर आप किसी की ज़मीन में घुस जाते हो, ठीक है ना, आपको पता नहीं है किसी और की है, तो इसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप किसी को इंजरी कर देते हो रेपुटेशन को विदाउट इंटेंशन टू डिफेम, है ना, डिफेमेशन कर देते हो, ठीक है ना, तो ये जो है आपका ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के एग्जांपल है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं अगला जो हमारा डिफेंस है वो है नेसेसिटी, जस्ट नेसेसिटेट, ठीक है ना। एन एक्ट डन अंडर नेसेसिटी विच कॉज हार्म बट इट नेसेसरी टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इविल इज़ नॉट एक्शनेबल ऑल्दो हार्म वाज इंटेंशनली। तो मोटी मोटी बात जो है कहने की वो ये है कि अगर तुम किसी अगर तुम कोई गलत काम करते हो और वो जो गलत काम है वो एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया है, चाहे वो तुमने जानबूझ के किया हो, तो वो तुम्हारा जो है क्या कहते हैं आपका उसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, मतलब टॉर्ट में नहीं माना जाएगा। ये आपका डिफेंस है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, देखो आप शिप में जा रहे हो, शिप में बहुत सारा सामान रखा हुआ है कार्गो का, ठीक है ना, लोग बाग भी हैं, ठीक है ना, शिप में छेद हो गया है ना, उसमें पानी भर रहा है धीरे धीरे। अब वो जो है जैसे जैसे पानी भर रहा है जैसे शिप डूब रहा है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सारा सामान जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है कि शिप हल्का हो जाए, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, सारे मरेंगे। तो इस केस में अगर तुम सारा सामान उठा के बाहर भी फेंक देते हो तो उसका जो मालिक है वो तुमसे कोई भी कंपनसेशन नहीं लेगा क्योंकि जो तुमने काम किया है नेसेसिटी के लिए किया है, ठीक है ना। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल मैं दूँ, तुम गाड़ी चला रहे हो और तुमने देख रहा है कि भाई एक तरफ मतलब बच्चे खेल रहे हैं और एक तरफ एक बुज़ुर्ग आदमी है 80-90 साल का, ठीक है ना, वो वहाँ से आ रहा है और आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप बजाय उन बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के उस बुजुर्ग को मार देते हो क्योंकि उस बुजुर्ग की ज़िंदगी कितनी होगी, मुश्किल से 2-4 दिन और होगी बेचारे
करेगी, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो पूरा भविष्य पड़ा हुआ है ना। आप 5 बच्चों की लाइफ को सेक्रीफाइस एक आदमी से कर सकते हो, लेकिन एक आदमी की लाइफ को 5 बच्चों की लाइफ से सेक्रीफाइस नहीं कर सकते ना, ठीक है। ये है। जो डिफेंस है वो आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या होता है कि भैया जो एक्शन लिया जाता है वो स्टेट के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना, एक पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उनको इंडेमनिटी होती है कि भाई तुम उनके ऊपर जो है मतलब केस नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि पुलिस ऑफिसर है ना, वो किसी को पकड़ने के लिए जा रहा है और बंदा भाग रहा है, वो आपसे कहता है भाई इसे पकड़ो फटाफट, है ना, और तुम उससे बोलते हो कि भाई मेरा काम थोड़ी ना, मैं तो नहीं पकड़ रहा, तो तुम उठा के जेल में डाल देगा, है ना। बोलेगा भाई ये स्टेट अथॉरिटी है, मैंने तुमसे कहा है काम करने, तुमने उसको नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में यही होता है कि भैया क्या कहते हैं आपका कि जो डैमेज रिजाइडिंग फ्रॉम एन एक्ट विच हैज़ बिन ऑथराइज्ड बाय एन लेजिस्लेचर इज नॉट एन एक्शनेबल ऑल्दो नॉर्मली इट मे बी अ टॉर्ट, दिस इम्प्लाइज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज इक्वल टू स्टैट्यूटरी इंडेमनिटी। अब हमारे बात करते हैं वाइकरस लायबिलिटी की। वाइकरस लायबिलिटी क्या होती है? देखो यार, अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट बट इन स्पेशल केसेस ही विल बी लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अदर्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे कि आपका प्रिंसिपल एजेंट का होता है, ठीक है ना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, या कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जो रिलेशन होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन मैंने आपको बताए हैं, इसमें क्या है कि वाइकरस लायबिलिटी ज़्यादा मोस्टली अप्लाई होता है, ठीक है ना। आपकी सर्वेंट अगर क्या कहते हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई काम करता है तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपका क्या कहते हैं असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजमेंट में जो डिफरेंस है उसकी। तो अगर हम बात करें असॉल्ट की, तो असॉल्ट आपका जो है आईपीसी में भी दिया हुआ है सेक्शन 351 के अंदर, ठीक है ना। सम एक्ट ऑफ डिपेंडेंट विच मेक द प्लेंटिफ फील दैट अ बैटरी इज़ अबाउट टू बी इन्फ्लिक्टेड। तो असॉल्ट का मतलब होता है मेनली डराना, धमकाना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं चक्कू लेके आता हूँ और किसी को बोल के गर्दन पकड़ के बोलता हूँ कि मैं अभी ठोक दूंगा या फिर ये काम कर दे, है ना, मैं मारता नहीं हूँ, है ना, सॉरी टच भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ धमकाना होता है बस दूर से, है ना। अगर मैं टच कर दिया तो बैटरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी के अंदर डर जो है, आदमी के अंदर डर बैठा देते हो कि भाई मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है ना, या फिर मैं तुझे इंजरी पहुंचा दूंगा। तो जो दहशत आदमी के अंदर बैठ जाती है उसको असॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो असॉल्ट जो है ये आपका एक्सेप्शन था, ये लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आता है और क्राइम में भी आता है, ठीक है ना। अपेरेंट थ्रेट टू डू हार्म प्लस प्रेजेंट एबिलिटी प्लस इंटेंशन टू डू एक्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे उसने एक्चुअल कॉन्टैक्ट कर लिया, ये आपका जो है क्या कहते हैं बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो शोइंग क्लिंच फिस्ट ये असॉल्ट में आता है और यूज़ इट टू हिट वो बैटरी में चला जाएगा, ठीक है ना। बैटरी में क्या होता है कि भाई आप क्या कहते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हो फोर्स का टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। माइनर टचिंग एंड एंगर भी जो है वो बैटरी होती है, ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो इरेलीवेंट होती है बैटरी केस में, ठीक है ना। अब बात करें अगर हम क्या कहते हैं एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है ना। पैसिव ऑब्स्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा बैटरी के अंदर, ठीक है ना। एक आदमी जा रहा है, आपने दरवाज़ा खोला, उसको लग गई, तो उसको बैटरी में नहीं आएगा कि भाई तुमने मारा, भाई इंटेंशनली थोड़ा ना मारा है, ठीक है ना। और जो ये बैटरी है आपका, ये क्राइम है अंडर सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी, ठीक है ना, क्रिमिनल फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले बैटरी आता है फिर असॉल्ट आता है, ठीक है ना। मतलब अगर कंसेप्ट में देखा जाए तो पहले असॉल्ट है फिर बैटरी है, लेकिन अगर आईपीसी में देखा जाए तो सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पहले आपका जो आता है सेक्शन वो बैटरी का आता है 350, उसके बाद आपका असॉल्ट का आता है आईपीसी का। चलिए अब बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट की। फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है? रिस्ट्रेन समवन लिबर्टी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, मतलब किसी बंदे को आप एक कमरे में बंद करके ताला मार दो और उसको निकलने का कोई ऑप्शन ना छोड़ो, तो ये आपका जो है फॉल्स इम्प्रिजमेंट होता है। इट इज़ अ टॉर्ट एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस और टॉर्ट दोनों हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस क्या होता है? व्हेन डैमेज वाज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट ड्यू टू ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, इट इज़ नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, आपको मोटा मोटा बता दो। डिफेंडेंट ऑन ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरा डिफेंडेंट फेल टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड स्किल्स, तीसरा प्लेंटिफ सफर्ड डैमेजेस, ठीक है। तो जो आपका डिफेंडेंट ऑन ड्यूटी ऑफ केयर है ये 2 तरह से अराइज हो सकती है, मे अराइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा मे अराइज आउट ऑफ स्टैचुरी स्टैट्यूट, ठीक है ना। जो आपको मैंने बताया दूसरा पॉइंट जो कि था आपका डिफेंडेंट फेल टू एक्सरसाइज इज ड्यू केयर एंड स्किल्स, तो ये रीजनेबल फोर्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। सो नॉट लाइबल इफ इंजरी इज़ नॉट फोर्सिबल, ठीक है। और तीसरा मैंने बताया प्लेंटिफ इज सफर्ड
damage. Plaintiff must proved that he suffered damage, so caused effect has to proved. ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका हो गया ये, ठीक है ना। हम बात करते हैं न्यूसेंस की। न्यूसेंस क्या होता है, ठीक है ना। इट मीन एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन इंजॉयमेंट ऑफ हिज लैंड और प्रॉपर्टी। अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, अपनी लैंड को यूज़ कर रहा है और उसको जाके तुम इंटरफेयर करते हो, ठीक है ना, अनलॉफुल तरीके से, तो वो आपका न्यूसेंस होता है। न्यूसेंस दो तरह का होता है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। जो आपका पब्लिक न्यूसेंस होता है वो क्राइम होता है अंडर IPC सेक्शन 268, और जो आपका प्राइवेट क्या कहते हैं न्यूसेंस होता है वो आपका सिविल रॉन्ग होता है, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। बेसिकली अनलॉफुल एक्ट होता है एंड अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द राइट कॉमन टू जनरल पब्लिक, ठीक है ना। जैसे डिगिंग अ ट्रेंच टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक वे, है ना, बीच में गड्ढा खोद देना रोड में ताकि दूसरा आदमी ना जा पाए, है ना। डूइंग अ बिजनेस विद ऑफेंसिव स्मेल्स, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका क्या कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस में आता है। अगर हम प्राइवेट न्यूसेंस की बात करते हैं तो मे नॉट बी लॉफुल एक्ट, ठीक है ना। 2 कंडीशन इज रिक्वायर्ड। पहला अनरीजनेबल इंटरफेरेंस टू द पर्सनस प्रॉपर्टी एंड और डिसकम्फर्ट इन एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और इसका जो एग्जांपल है, यू हैव अ हाउस ऑन अ मेन रोड तो सफ़र बेयर ट्रैफिक, ठीक है ना। और ट्री ब्रांचेस ओवर हैंगिंग, वाटर गैस स्मोक, ठीक है ना, इनका जो एस्केप हो जाता है, ये सब जो है आपका इसके प्राइवेट न्यूसेंस के एग्जांपल हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, रिवीजन करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो। मैं आपको अगर एक क्या कहते हैं तरीका बताऊं कि भाई प्रोसेस कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका काम होता है ना वो होता है कि भाई आप हर सब्जेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखो, ठीक है ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन से मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये एक्ट कब बना, कब ये इस्टेब्लिशमेंट में आया, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, कब इन्फोर्स में आया, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने इसके पार्ट हैं, कितने इसमें शेड्यूल हैं, ठीक है ना, कितने इसमें आपके क्या नाम है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है ना। तो पहले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कब बना, कब फोर्स में आया, ठीक है ना, कितने इसके मतलब चैप्टर हैं, कितने इसमें सेक्शन हैं, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। सेकंड जो आप काम करेंगे वो करेंगे इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, ठीक है ना, उनको मतलब एक जगह लिस्ट आउट कर लें और उनको बार बार रिवाइज करें। तीसरा जो तरीका होता है वो आपका तीसरा जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि हर सेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस होता है उसको आप एक अलग जगह लिस्ट करके लिख लें, ठीक है ना। सेक्शन वाइज लिखें, ठीक है ना, कि इस सेक्शन से रिलेटेड ये केस, सेक्शन से रिलेटेड ये केस, सेक्शन से रिलेटेड है, इस तरह से लिखें, ठीक है ना। आजकल आपके जो एग्ज़ाम में है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है, तो आप ज़ाहिर सी बात है कि उनके जो ईयर है ना, उसको भी मेंशन करें हर केस के बाद, ठीक है ना। उसके बाद आप थ्योरीज़ जो हैं मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस में है उनको पढ़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखो कोई आपको करके नहीं देगा, ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपका है, दूसरा आदमी आपको सिर्फ तैयारी करा सकता है लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं लिखेगा बैठ के, है ना। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई देखो पहले आपको जो है ना लास्ट ईयर पेपर को देख के उसे एनालाइज करना चाहिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ नेट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा इसमें आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं भाई, ज़ाहिर सी बात है तो आर्टिकल बेस बनेंगे, सेक्शन बेस बनेंगे या फिर केस बेसिस बनेंगे, इस केस में ये हुआ, इस केस में ये हुआ है ना, या फिर प्रिंसिपल बेस बनेंगे, ठीक है ना, कि भाई फलाना ऑथर ने ये प्रिंसिपल दिया है, फलाना ऑथर ने ये प्रिंसिपल दिया, फलाना ऑथर ने प्रिंसिपल दिया है। तो आपको इस तरह से ही अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। आप इंपोर्टेंट सेक्शन लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, उसके सामने जो उसके हेडिंग है वो लिखेंगे, ठीक है ना। आप ऑथर्स के नाम लिखेंगे, सामने उनकी बुक्स के नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में वो डायरेक्ट आता है, ठीक है ना, डेफिनेशन बेस आता है, ठीक है ना। तो आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है उनको लिखेंगे, है ना। डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो आपको एक वर्ड टू वर्ड याद करना जो है पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे उनके डेफिनेशन में एक ऐसा कीवर्ड निकाल लेंगे जो सिर्फ उनकी डेफिनेशन में यूज़ हुआ, किसी और डेफिनेशन में यूज़ नहीं हुआ है। तो उस कीवर्ड को उस आदमी के जो आपका ऑथर है उसके सामने लिखेंगे और उस खाली इसको याद करेंगे कि भाई इस ऑथर की जो डेफिनेशन है उसमें ये वर्ड आता है, और जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप डेफिनेशन में खाली वो कीवर्ड ही सर्च करेंगे। आपको अगर वो कीवर्ड दिखता है तो तुरंत उस ऑथर पर टिक मार देंगे। तो ये आपको डेफिनेशन करने का तरीका है।
ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो पैसेज बेस्ड रहेंगे। इस बार सुनने में तो आया कि भाई इस बार आपके मतलब पिछली बार भी ऐसे आपको अनसीन पैसेज बहुत मिले थे, लॉ के पेपर में बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर आप उनके क्वेश्चन देखेंगे ना तो उनका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो आपको एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए उनको बनाया गया है कि आप इसमें पैसेज में लगे पड़े रहें और जो क्वेश्चन है वो आपका कहीं और हो। तो आप कोशिश करेंगे कि पहले तो उन क्वेश्चन को मतलब बिना पैसेज पढ़े ही क्लियर कोशिश करेंगे उसको अटैम्प्ट करने की। हो सकता है आपको इजीली उसका आंसर पता हो, आप टिक मारते हो आगे निकल जाए, पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, जिस क्वेश्चन का आपको नहीं आता उसको आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको सीरियल वाइज चलना है, ठीक है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। अब मैं जो आपको तैयारी कर रहा हूँ, देखो जैसे मैंने अभी लॉ ऑफ टॉट पढ़ा, ठीक है ना। आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आपके सब्जेक्ट किस तरह के हैं। मैं आपको बताऊँ, आपके अगर इसमें 10 यूनिट्स दी हुई हैं तो आपको पता होगा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है और लॉ ऑफ टॉट है, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और केसेस भरे हुए हैं, ठीक है ना। थ्योरी केस कंसेप्ट, थ्योरी केस कंसेप्ट, इन दो चीज़ों में। इसके अलावा जब बाकी तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, तुम्हारा चाहे पीसी हो, चाहे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे तुम्हारा ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका फैमिली लॉ, इन सब में दबादब भर भर के सेक्शन और केस और तुम्हारे पुरानी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, है ना। तो दो जो टॉपिक हैं आपके जो थ्योरी वाले हैं उनको आप अलग से उनके नोट्स बनाएं, अलग से उनकी स्ट्रेटेजी रखें। जो आपके प्रैक्टिकल वाले हैं मतलब सेक्शन बेस्ड वाले हैं उनको आप अलग तरीके से तैयार करें, ठीक है ना। मैंने जो है आपको मैं पूरा का पूरा मतलब जो है रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। और चीज़ें मेरी कई बार इसमें रिपीट भी होंगी, ठीक है ना। आप कहोगे भी तुमने टॉट पढ़ाया था दोबारा टॉट पढ़ाने बैठ गया, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बनाए हैं, है ना। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे एंड तक तो आपका ना करते हुए आपका 60% जो है आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। तो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1 सितंबर 1872 को बना है। इट एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ठीक है ना। पहले जो होता था उसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट JN के, लेकिन अब वो नहीं है, अब भी ये आएगा। आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है ना। आपका ये है कि आपको ये बताना है कि भाई कब से जो है सभी एक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जिस डेट को हमारे जो क्या कहते हैं कंट्री ने उसको फुल फ्लैश यूटी का दर्जा दिया उस दिन से ये सब एप्लीकेबल हुए हैं। तो आपको वो डेट मेंशन करनी है, वो डेट आप गूगल करके सर्च करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 266 सेक्शन थे एक टाइम पे। फिर इनको क्या किया, ये बहुत बड़ा एक्ट हो गया था, ठीक है ना। और जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा आने लगे थे। तो उसमें क्या किया, इसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। कैसे किया कि आपका सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जो है वो आपके जनरल प्रिंसिपल्स में डाल दिए, जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका आ गया, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही 76 से लेके 123 जो सेक्शन है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डाल दिए। जो आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ये आपका 1930 में आया है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 124 से लेकर 238 तक के जो सेक्शन है आपके, ये आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आप कह सकते हो उसमें डाल दिए। इसमें आपका इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, है ना, आपका बेली, बेलर, ये सब आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आर्टिकल क्या ना सॉरी सेक्शन 239 से लेकर 266 तक बाकी जो रिमेनिंग है ये सब आपके पार्टनरशिप एक्ट में डाल दिए गए, ठीक है ना। तो मोटा मोटा ये है कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था मतलब क्या कहते हैं तो अब ये बना था जब इसमें 266 सेक्शन थे, लेकिन इनको क्या किया अलग अलग कर दिया गया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। और जो सेक्शन है वो भी इस तरह से डिवाइड कर दिए गए, ठीक है ना। और ये इंटरलिंक्ड है आपस में, ऐसा नहीं है कि भैया अपने आप में एग्जॉस्टेबल है, ठीक है ना। हर उसमें लिखा हुआ है कि भैया जो चीज़ें जैसे आपके सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जो डेफिनेशंस क्लोज है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चलेंगी मोस्टली, ठीक है ना। कुछ सेक्शन जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो तो आपके सब में ही होंगी, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो, चाहे आपका कुछ भी हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है ना। क्योंकि आपकी डेफिनेशन ही यही है कि वर्ड अगर पूछे कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके जो 2 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी दोनों का मिलकर बनता है। जो आपका एग्रीमेंट है ये प्रॉमिस और कंसिडरेशन को मिलकर बनता है, ठीक है ना। जो आपका प्रॉमिस है ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मिलकर बनता है। तो देखिए आपका ऑफर हुआ, फिर उसका एक्सेप्ट हो गया तो ये प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में फिर आपका कंसिडरेशन ऐड कर दिया, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट में आपको इन्फोर्सिबिलिटी डाल दी कोर्ट की, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है ना।
तो अ सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है ना। तो आपका जो कोई भी मतलब जब केस जाता है तो उसमें देखते हैं कि भाई ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है इसके पीछे इंटेंशन थी क्रिएटर की, मतलब पार्टीज़ की इंटेंशन थी या नहीं थी। अगर इंटेंशन थी तो ये मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर पार्टी की इंटेंशन स्पेसिफिकली लिखी हुई है एग्रीमेंट के अंदर तो वो क्या कहते हैं इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट इन पर्सोनम नॉट जस्ट इन रैम। तो दोस्तों ये दो टर्म होते हैं, एक जस्ट इन पर्सोनम होता है, जस्ट इन रैम होता है। आप इसको सिर्फ ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए पब्लिक प्राइवेट, ठीक है ना। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है प्राइवेट और जस्ट इन रैम का मतलब होता है पब्लिक। तो जो पब्लिक होता है उसमें क्या होता है स्टेट एक्शन लेता है, लेकिन जो प्राइवेट होता है उसमें पार्टीज़ जो हैं वो एक्शन लेती हैं, ठीक है ना। दूसरा अगर रेमेडीज़ की बात करें तो जो जस्ट इन रैम होता है उसमें क्या होता है आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं, और जो आपका जस्ट इन पर्सोनम होता है इसमें आपको डैमेजेस मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपको क्या कहते हैं कंपनसेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका जस्ट इन रैम है, जस्ट इन पर्सोनम है, तो ये आपका जस्ट इन पर्सोनम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तीसरा पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट, चौथा देयर मस्ट बी ए टू पार्टीज, उसके बाद कंसिडरेशन शुड बी लीगल, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट, पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट, इट डज नॉट कवर एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली वॉइड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको मतलब कई पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है ना। बेसिस ऑफ वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसके अलग पार्ट हैं, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो अलग पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाए तो अलग पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ वैलिडिटी की, तो आपको जो एग्रीमेंट है वो तीन तरह का होता है। पहला वैलिड होता है, दूसरा वॉइड होता है, तीसरा वॉइडेबल होता है, ठीक है ना। जो आपका वैलिड होता है वो क्या होता है कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो फुलफिल करता है, ठीक है ना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है, ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं वॉइड में क्या होता है कि जब वो आपकी जो एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं करता है तो वो वॉइड होता है। वॉइडेबल में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक उसको वॉइड डिक्लेयर ना कराया जाए तब तक तो वो वैलिड रहता है ना। और ये डिपेंड करता है अदर पार्टीज़ के ऊपर। अगर पार्टीज़ चाहे तो उसको वॉइडेबल करा सकती है और चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका वॉइडेबल होता है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है ना, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि क्या कहते हैं रिटर्न हो, ठीक है ना, स्पोकन हो, ओरली हो, ठीक है ना, ये आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड में क्या होता है आपका ना तो रिटर्न हो ना आपका स्पोकन हो, कोई और उसमें वो हो। तो इम्प्लाइड में क्या होता है कि भाई आपका मतलब एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब ना तो रिटर्न होगा ना स्पोकन होगा, कोई और वे होगा, ठीक है ना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता आपस में, लेकिन उनके जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ रिसेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उससे, तो उसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज़ ड्यूटी टू गिव बैक, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या है कि भाई मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी तुम उसे वापस करोगे, लेकिन जो है ये आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपका कंडक्ट होता है ना। कंडक्ट के थ्रू आप उसको मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने यूज़ किया है, बसेस यूज़ की हैं डीटीसी की, प्राइवेट की, है ना। तो आप स्टैंड पे खड़े हो तो बस वाला आता है, बस वाला कहता तो है नहीं भाई एक एक बंदे से कि जिसको बैठना है आ जाओ, मैं इसको वहाँ छोड़ दूँगा, फलां छोड़ दूँगा, है ना। बस रुकती है, गेट खुलते हैं, आप उसमें चढ़ जाते हो, और जैसी बात आप चढ़ गए तो यानी कि आपने उनकी सर्विस जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, आप टिकट लेंगे बैठेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये मतलब आपके टैसिट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आपके काफ़ी तरह के होते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पास्ट कंसिडरेशन होती है। इसमें क्या होता है कि आप एक पार्टी जो है दोनों में से वो अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर चुकी होती है, अपना पार्ट परफॉर्म कर चुकी होती है, जो दूसरी पार्टी होती है उसको अपना पार्ट खाली परफॉर्म करना पड़ता है ना। और एग्जीक्यूटर में क्या होता है कि भाई दोनों ही जो पार्टीज़ होती हैं वो अपना जो पार्ट है वो परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, फ्यूचर के लिए छोड़ देती हैं कि भाई हम आगे इसको परफॉर्म करेंगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है इसमें एक पार्टी जो होती है वो अननोन होती है, और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है इसमें दोनों ही जो पार्टी होती है वो नोन होती हैं एक दूसरे को,
ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ऑफर्स की, ऑफर्स कितने तरह के होते हैं, देखो भाई ऑफर्स आपके बहुत तरह के होते हैं। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यू ऑफर। मैं इन सबको एक एक लाइन में आपको समझाता हूँ। जनरल ऑफर वो होता है जो कि मतलब क्या कहते हैं, अवेलेबल टू होल होता है, यानी सबके लिए होता है ना, वो जनरल ऑफर होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम क्या कहते हैं, आप पेपर में निकलवा देते हैं, ठीक है ना, तो पेपर जो है वो तो जो आदमी पेपर पढ़ेगा उसके पास जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो ऑफर होता है वो जनरल ऑफर होता है, ठीक है ना। तो जिसमें मतलब जो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, उसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आदमी के लिए नहीं होता है ना। जो भी उसकी कंडीशन पूरी करता है वो उसमें क्या कहते हैं, पार्टी बन जाता है। अगर हम बात करते हैं आपका स्पेसिफिक ऑफर, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, पर्टिकुलर आदमी के लिए होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ और मुझे बोलता हूँ कि भाई मुझे अपना जो घर है वो खाली राजीव को बेचना है, तो उसमें जो राजीव है ये आपका जो है वो स्पेसिफिक पर्सन है, तो उसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट दूँगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कहता हूँ अपना घर किसी को भी बेच दूंगा तो ये जनरल ऑफर हो गया। अगर मैं बोलता हूँ अपना घर मुझे सिर्फ राजीव को ही बेचना है तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, आपका स्पेसिफिक होता है ना। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, देखो दोस्तों क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, किसी को कुछ बोलते हो कि भाई मैं अपनी वॉच 2000 रुपये में दूंगा, दूसरा आदमी बोलता है नहीं भाई 1800 में दे दे, ठीक है ना। तो मतलब आप जो प्राइस देते हो दूसरा आदमी उसको थोड़ा वेरिएट करके आपको रिटर्न बैक में वो ऑफर दे देता है। तो इस तरह का जो ऑफर होता है वो क्रॉस ऑफर होता है, ठीक है ना। काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, सेम ही ऑफर होता है लेकिन दोनों तरफ से आता है ना, एक दूसरे को पता भी नहीं होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ 500 रुपये में, ठीक है ना, मतलब अंदर से मैं इसको 500 में बेचना चाहता हूँ और दूसरा आदमी जो है वो चाहता है कि भाई इस घड़ी को 500 में खरीद लूँ, है ना। तो हम दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं भाई क्या तू मेरी घड़ी 500 में खरीदेगा, भाई तू मेरी क्या अपनी घड़ी 500 में बेचेगा। तो इस तरह का जो ऑफर होता है वो आपका क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर होता है, जो दोनों ही तरफ से आता है, सेम ही ऑफर आता है, ठीक है ना। आपका स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर ये होता है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड रहता है ना। जैसे ही वो टाइम ख़त्म हो जाता है वो लैप्स हो जाता है ऑफ़र, ठीक है ना। ओपन ऑफ़र वही सिंपल सी बात जिसकी मतलब कोई जो क्या कहते हैं लास्ट डेट है वो मेंशन नहीं होती, मतलब वैलिड रहता है, वो आपका ओपन ऑफ़र होता है। और कंटिन्यू ऑफ़र भी आपका वही होता है जो मतलब आगे तक चलता रहता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होता है। ये आपका कॉन्टैक्ट ऑफर होता है, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्टैक्ट का भी आप इतना बेसिक अपने दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं आपको बहुत कम पढ़ा रहा हूँ आप कहेंगे सर आपने टॉट में बहुत कम पढ़ाया है, कोण में बहुत कम पढ़ाया है। आपका टॉट कम से कम 3-4 बार और आगे पढ़ाया जाएगा, आपका जो कॉन्टैक्ट है वो और आगे 3-4 बार पढ़ाया जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी थोड़ी अपने दिमाग में रखनी है। अगर एक ही टॉपिक को मैं बार बार लंबा खींचता रहूँगा आप बोर भी हो जाओगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपका कोर्स खींचेगा भी नहीं, है ना। पता चला 1 घंटे में आपको टॉट लेकर पढ़ा के बैठ रहा हूँ, मैं भी बोर हो गया, आप भी बोर हो गए, ना आप देखना मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक को मतलब रैंडमली उठा रहा हूँ, कुछ टॉपिक वहाँ से उठा लिए, कुछ टॉपिक वहाँ से उठा लिए। और आपको लग रहा होगा यार सर इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम आएगा ना वो ऐसा नहीं है कि पहला टॉट के क्वेश्चन आ रहे हैं फिर जूरिस्प्रूडेंस के आ रहे हैं, उसमें तो भाई रैंडमली आते हैं, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको आपका माइंड इसी तरह ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना। आपको 10 के 10 यूनिट एक साथ लेके चलनी चाहिए, ठीक है ना। मैं तो आपको पढ़ाई के लिए भी बोलूँगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई जैसे अब मैंने बताया 7 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो क्या करेंगे भाई आज पूरे दिन आईपीसी पढ़ लेता हूँ, कल पूरे दिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता हूँ, परसों पूरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेता हूँ। भाई ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है ना। अगर आपने आज आईपीसी पढ़ लिया, कल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, फिर आपने फैमिली लॉ पढ़ लिया, तो जिस दिन आपका लास्ट मतलब एग्जाम होगा 7वें दिन आपका आईपीसी और जूरिस्प्रूडेंस सब गायब हो चुका होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि आप पूरे दिन में एक दिन में एक ही सब्जेक्ट खत्म करें। मैं कहता हूँ आप पूरे दिन में 10 यूनिट पढ़ें, चाहे 2-2 टॉपिक पढ़ें, चाहे 3-3 टॉपिक पढ़ें। इससे क्या होगा आपकी 10 की 10 यूनिट में आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, है ना, आपका कोर्स खिंचेगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक ही यूनिट में अगर अटके रहेंगे तो आपको यूनिट अच्छी लगे ना लगे, बोर हो, आगे पढ़ने का मन ना करे, तो 36 चीज़ें आती हैं। तो आप हर यूनिट में से पढ़िए, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन हर यूनिट को साथ में लेके चलिए। ऐसे ही मैं आपके पेपर 1 की बात करता हूँ, है ना। आधे लोग बोलते हैं कि आज मैं पूरे दिन टीचिंग पढ़ूंगा, पूरे दिन रिसर्च पढ़ूंगा। नहीं भाई, तू टीचिंग भी पढ़, रिसर्च भी पढ़, आईसीटी भी पढ़, सबके 2-2 3-3 टॉपिक कंसेप्ट रोज़ पढ़, है ना, ताकि तुझे जो है मतलब ऐसा ना हो कि आज मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसी तरह अपनी जो अगली कड़ी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जब ये बना था 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट में डिवाइड थे और इसके 12 शेड्यूल थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, एट प्रेजेंट 25 पार्ट हो चुके हैं, 448 से 450 से ज़्यादा आपके आर्टिकल्स हो चुके हैं और जो आपके शेड्यूल हैं वो अब 12 हो चुके हैं, पहले वो आपके 8 थे, ठीक है ना। और जो आपके पार्ट्स हैं
ठीक है ना। पहला पार्ट आपका टेरिटरी आता है, दूसरा पार्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड आता है, ठीक है ना, सिटीजनशिप जिसको आप बोलते हो। तीसरा पार्ट आपका फंडामेंटल राइट है, चौथा पार्ट आपका डीपीएसपी है, फोर्थ ए पार्ट जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। ये मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हैं, है ना, ये आपको होने चाहिए एग्जैक्ट याद, है ना। उसके बाद वो पूछते हैं 11, 12, 13 में से, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिलेशनशिप का कौन सा आर्टिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है ना, इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद फिर वो पहुंच जाएंगे 14A में, है ना, कि भाई ये बताइए ट्रिब्यूनल का कौन सा पार्ट है आपका, ठीक है ना। फिर आपका क्या कहते हैं वो पूछ लेंगे कि भाई बताइए लैंग्वेज का कौन सा पार्ट है आपका, है ना। यूपीएससी का कौन सा पार्ट है आपका, तो यूपीएससी का 14 है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का 14A है, इलेक्शन कमीशन का 15 है, ठीक है ना। तो आपको ये सब याद होने चाहिए, ठीक है ना, पूछे जाते हैं, है ना। आपका लैंग्वेज के लिए 17 है, इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए आपका 18 है, जिसमें आपकी 3 तरह की इमरजेंसी आती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन उससे पक्का आता है, ठीक है ना। आपको 4 चीज़ें दी जाएंगी, इसमें पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है ना। तो आपको उसमें से पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा। तो पहला जो आपका लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर है स्टेट का, ठीक है ना। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, इमरजेंसी प्रोविज़न है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोस्तों ये तो मैंने आपको खाली बताया कि किसके कौन कौन से फीचर्स हैं। आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई कौन से फीचर्स कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है ना। आपको पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ से लिया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से ली गई है, ये आपके ब्रिटिश से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया डीपीएसपी कहाँ से आया, तो ये आयरलैंड से आया है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से आई है, तो ये भी यूएसए से आई है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो ये क्या कहते हैं मतलब इस तरह से आप रशिया से क्या आया है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपकी वो यूएसएसआर से आई है, रशिया से आई है, ठीक है ना। तो आपको एक कंट्रीज भी पता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपने ये सब लिख लीजिए आपस में एक साथ, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ख़त्म हुआ थोड़ा सा। चलिए भैया अब हम आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज बताएंगे, ठीक है ना। आपका पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इस टाइम पे जो लेटेस्ट चीफ जस्टिस हैं वो आपके एन.वी. रमन हैं, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 24 अप्रैल 2021 को हुआ था, और कॉलेजियम के थ्रू इनको अपॉइंट किया गया है। इनका अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट जो है आपका अपॉइंट करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका सेक्शन 124 में दिया हुआ है। और क्या कहते हैं 28 जन 1950 को जो है आपका पहला सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब क्या कहते हैं आपका बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं हाँ, उसके बाद 71 साल हो चुके हैं, और आपका जो फर्स्ट जो होल्डर था जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का था वो आपका H.C. कान्या जी थे, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। आपको मतलब बस खाली याद रखना है, आपको मेज़ द फॉलोइंग में ज़्यादातर ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम, ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट एंड डाइवोर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड केस है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई शाहबानो अहमद खां वर्सेस शाहबानो का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका ये मेंटेनेंस से रिलेटेड केस है, ठीक है ना। लैंडमार्क केस है ये आपका, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी रिटायर्ड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो के.एस. पुट्टुस्वामी का जो केस है ये आपका आधार केस से रिलेटेड है, आधार वर्डिक्ट भी इसको आप कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात भी की गई है, ठीक है ना। और इसमें कुछ क्या कहते हैं सेक्शन को जो है रिमूव किया गया है, जैसे कि आपका 33 सब क्लोज टू 47, 57, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें हटाए गए हैं, ठीक है ना। तो के.एस. पुट्टुस्वामी जो है आपको आधार वर्डिक्ट से रिलेटेड है या फिर प्राइवेसी से रिलेटेड है। अगला केस आपका आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आपका पैसिव इथनेशिया से रिलेटेड केस है, ठीक है ना। तो पैसिव इथनेशिया में क्या होता है कि भैया आपको एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स प्लस लिविंग विल, ठीक है ना। आपका इसमें राइट टू चूज़ मेडिकेशन और पैसिव क्या कहते हैं इथनेशिया की बात की गई है। पीवीएस जो होता है स्टेट मतलब वहाँ से अगर कोई आदमी पढ़ा हुआ है ना काफ़ी सालों से, और उसका मतलब होना ना होना एक ही बराबर है, तो वो चाहे तो वही वो
पैसिव यूथनेशिया मांग सकता है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी गुजारिश, ऋतिक रोशन की, बहुत प्यारी मूवी है ना। वो बात दूसरी आपको बोर कर देगी, ठीक है ना, लेकिन अच्छी मूवी है, उसमें कंसेप्ट अच्छे से दिखाया गया है आपका, ठीक है ना। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो आपका पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड है। अगला कोई केस आता है आपका इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ये केस है आपका सबरीमाला वर्डिक्ट, ठीक है ना। सबरीमाला वर्डिक्ट आपको पता है भाई, वहाँ पे मतलब जो वुमेन्स हैं उनका जो है मतलब एंट्री वो थी, वो प्रोहिबिट थी, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई सबके लिए जो गेट थे वो खोल दिए थे। तो आपका इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो आपका सबरीमाला वर्डिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला आपका आता है नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो नवजोत सिंह जौहर का जो केस है ये आपका सेक्शन 377 ऑफ IPC, ठीक है ना, जो कि आपका अननेचुरल क्या कहते हैं ऑफेंस के अंदर आता है, आपका गे लेस्बियन इनके ऊपर आता है। तो ये रिलेटेड केस है, ठीक है ना। अगला केस आता है आपका जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। ये आपका अडल्ट्री से रिलेटेड केस है। जोसेफ साइन जो है अडल्ट्री से रिलेटेड केस है। इसमें क्या किया कि भाई आपको पता होगा कि जो अडल्ट्री है वो क्या कहते हैं क्राइम नहीं है ना, ग्राउंड है सिर्फ डाइवोर्स का, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि अडल्ट्री को क्राइम माना जाता था, ठीक है ना। दूसरा इसमें जो क्या कहते हैं आदमी उसको सज़ा होती थी और तो सज़ा नहीं होती थी, क्योंकि बोलते थे जो ऑफेंस है ये अगेंस्ट वुमेन नहीं है, अगेंस्ट मैरिज है, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, नवजोत सिंह जौहर सेक्शन 377, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है आपका क्या कहते हैं आपका 497 यानी कि अडल्ट्री। चलिए और देखते हैं स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये आपका लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीमिंग बोले तो जब आप कोर्ट में मतलब आपका केस सुना जाएगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना, और रिकॉर्ड करके रखा जाएगा और हो सके तो उसको आगे दिखाया भी जाएगा, है ना, ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपका शैलेश मन्नू भाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये नोटा से रिलेटेड केस है, ठीक है ना। इसमें बताया कि जो नोटा है वो राज्यसभा में जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो शैलेश मन्नू भाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसको आप नोटा केस भी कह सकते हैं। अगला है आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विजय घोर, है ना। ये आपको ग्रीन सिग्नल फॉर रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर SC and ST एम्प्लॉइज़ इस रिलेटेड है। अगला केस आपका शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है कि भैया जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही डिसाइड, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही डिसाइड करेगा कि भाई किस आदमी को किस स्टेट का जज बनाना है, किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है ना। इसमें कोई किसी की मतलब वो नहीं चलेगी, है ना, जो वो डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा, ठीक है ना। अगला केस है आपका शफीन जहां वर्सेस अशोकन, ठीक है ना। तो शफीन जहान वर्सेस अशोकन का जो केस है ये आपका हादिया केस है ना। राइट टू चेंज फेथ इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू चॉइस, ठीक है ना। अगला है आपका बाबा साहेब मारुति कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि SLP अगेंस्ट डेथ सेंटेंस शैल नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट गिविंग रीज़न, यानी कि अगर कोई SLP लगाता है डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट में तो आप उसको विदाउट रीज़न जो है वो हटाओगे नहीं, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, ठीक है। अगला जो केस है वो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी एंड सन्स। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि भैया जो फॉरेनर्स लॉ हैं या फॉरेनर लॉ फर्म्स हैं वो अपना जो ऑफिस है वो सेटअप नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है ना, और ना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया के किसी कोर्ट में, ठीक है ना। कौन, जो आपके फॉरेन लॉ फर्म्स हैं। तो इसका नाम क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस AK बालाजी, ठीक है। अगला जो केस है वो आपका है आपका पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि जो कैंडिडेट है वो कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बिकॉज ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो केस है आपका वो है अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि बैन ऑन ऑनलाइन सेल्स ऑफ फायर क्रैकर्स, ठीक है ना, ग्रीन फायर क्रैकर्स, यानी कि जो ऑनलाइन मतलब पटाखे आप नहीं बेच सकते हो, उस पर बैन लगाया गया है। और आपका जो अगला केस है वो है ललित यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें ये बताया डिस्क्लोजर ऑफ रेप विक्टिम इज़ आइडेंटिटी और उसकी आइडेंटिटी इज़ अ कंसिस्टेंट अंडर सेक्शन 228 ऑफ IPC। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो रेप का जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को अगर आप डिस्क्लोज़ करते हो तो ये क्राइम है ना, IPC के अंदर सेक्शन 228A के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपसे मैज़ द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है कि भैया
क्या कहते हैं, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना जो ऑफेंस है वो कौन सा है, तो वो आपका आईपीसी का सेक्शन 228A है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। ये लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना, यहाँ मैं आपको खाली इतना इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। आपको ब्रेक चाहिए तो यार आप ले सकते हो। देखो ब्रेक में क्या है, आपको खाली वीडियो पॉज करनी है, आप अपना जितना चाहिए ब्रेक लीजिए, उसके बाद यहीं से आपको रिज्यूम कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। मैं कोई आपको तलवीर सिंह सर की तरह या बाकी की तरह ब्रेक नहीं दूंगा, 1 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक, है ना। आपके ऊपर, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, नहीं मन कर रहा है आप उसको वीडियो को बंद कर दो, है ना, मत देखो, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये जो रिवीजन मैं करा रहा हूँ ये मैं आपके लिए नहीं करा रहा हूँ, मैं खुद के लिए करवा रहा हूँ, है ना। लोग तो बोलते हैं कि दिस रिवीजन इज़ फॉर यू नॉट फॉर मी, है ना। नहीं भाई, ये रिवीजन मेरी खुद की है क्योंकि मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि भैया क्या कहते हैं, कोई करे ना करे, मैं तो उसको रिवाइज़ करूँगा। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी भी रिवीजन अच्छे से हो, है ना, आप भी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज लेके एग्ज़ाम में बैठें ताकि एलिमिनेशन मेथड से अपने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर सकें, तो आपको ये सुनना ही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे फैमिली लॉ। फैमिली लॉ को आप मैट्रिमोनियल लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन भी कहते हैं। इज़ एन एरिया ऑफ लॉ दैट डील विद द फैमिली मैटर्स एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, ठीक है ना। सब्जेक्ट दैट कॉमनली फॉल अंडर अ फैमिली लॉ, उसमें आता है आपका मैरिज, अडॉप्शन, सैरोगेसी, ये सब। चलिए, तो पहला आपसे सवाल पूछा जाता है कि हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है। तो भाई इसका जवाब होगा कि हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन आइदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन, वो हिंदू होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सोर्सेज क्या है हिंदू लॉ के, तो इसका जो आंसर है वो है श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस और कस्टम, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया व्हाट आर द काइंड ऑफ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, तो ये 2 तरह के होते हैं, एक एंसेंट एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ लॉ, दूसरा मॉडर्न एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भैया आपका जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लॉ है इसमें आपका श्रुति आएगा, श्रुति का मतलब होता है जो आपने सुना है, उसके बाद स्मृति आएगा, स्मृति मतलब जितना आपको याद है, उसके बाद डाइजेशन कमेंट्रीज आएगा, उसके बाद आपके कस्टम्स आएंगे। तो ये जो 4 हैं ये आपके ओरिजिनल सोर्स ऑफ लॉ हैं, इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, कौन सा नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि अगर बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ की तो उसमें 4 चीज़ें आएंगी, श्रुति, स्मृति, डाइजेशन कमेंट्री और कस्टम्स। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ की तो उसमें आपका जुडिशियल डिसीजन आएगा, लेजिस्लेशन आएगा, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मृति की। काइंड ऑफ स्मृति कितनी तरह की होती हैं, तो भाई आपकी ये क्या कहते हैं 2 तरह की होती हैं। पहली धर्मसूत्रा होती है, दूसरी धर्मशास्त्रा होती है। जो धर्मसूत्रा होती है वो प्रोज स्टाइल में होती है ना, यानी कि ऐसे फॉर्म में, और जो धर्मशास्त्रा होती है वो पोएट्री स्टाइल में होती है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि भाई मेन ऑथर कौन से हैं धर्मशास्त्रा के, तो जो मेन ऑथर है वो है मन्नु, यजावाक्य, नारदा, विष्णु, है ना, विष्णुदेवा, विज्ञापति, उसके बाद आपका ये सब हैं, ठीक है ना। अब पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम, कस्टम क्या है, तो कस्टम एक रूल ऑफ कंडक्ट है विच आर गवर्नड ऑब्जर्व स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट इन परसुएंस ऑफ लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। तो ये रूल ऑफ कंडक्ट होते हैं जो बहुत लंबे समय तक मतलब इसको यूज़ करते हुए आदमी बहुत समय से चलती आ रही है, प्रथाएं होती हैं वो, है ना, उन सबको हम कस्टम्स कहते हैं। और ये सबकी अलग अलग होती हैं, इनमें कुछ जो होती है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। कुछ मतलब बेकार भी होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा भाई सती प्रथा भी है, ये भी कस्टम्स में चल रही थी पहले, ठीक है ना, तो इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद विधवा विवाह जो था पहले, मतलब जो विधवा थी उनकी रीमैरिज नहीं हो सकती थी, तो ये भी पहले कस्टम्स चल रहे थे, लेकिन इसको भी अवॉइड किया गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने। तो भाई कोर्ट जो है उसके पास पूरी पावर है, वो चाहे तो किसी कस्टम्स को एप्लीकेबल भी रहने दे सकती है, उसको लॉ भी बना सकती है, और चाहे तो उसको ख़त्म भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। कुछ चीज़ें पहले सही थी, आज की डेट में गलत हैं, कुछ चीज़ें आज सही हैं, कल की डेट में गलत हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स क्या हैं। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीए का, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ मैं, जो कस्टम्स के एसेंशियल्स होते हैं वो हैं एंटिक्विटी, कंटिन्यूटी, है ना, पीसफुल क्या कहते हैं इंजॉयमेंट, और ऑब्लिगेटरी फोर्स, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी, रीजनेबलनेस और कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ। तो इसको अगर मैं समझाऊँ तो एंटिक्विटी का मतलब होता है मतलब पुरानी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा बताया तो नहीं कितनी पुरानी होनी चाहिए, ठीक है ना।
कुछ जगह बताया कि भाई 1028 जो है ईयर उसके बाद की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एंटिक्विटी मतलब ज़्यादा ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, ठीक है ना। कंटिन्यूटी मतलब अब तक चलती आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो प्रथा बीच में ख़त्म हो गई, फिर 2-4 लोगों ने परफॉर्म करी, फिर स्टार्ट हो गई, फिर ख़त्म हो गई, है ना, तब से चलती आनी चाहिए, है ना। पीसफुल एन्जॉयमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब तुम उसको इन कस्टम को फॉलो करते हो तो बाकी लोगों के जो राइट है उनको तुम वायलेट कर रहे हो, या बाकी लोगों के इमोशंस को, उनके कस्टम्स को आप हर्ट पहुँचा रहे हो, ठीक है ना। ऑब्लिगेटरी फोर्स, ठीक है ना, होनी चाहिए, है ना। आदमी मतलब उसको मन से माने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, डिपेंड करता है, चाहो तो ऑब्ज़र्व करो, चाहो तो ना करो, ठीक है ना। मतलब सभी लोग उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है ना, और कंसिस्टेंस होना चाहिए, है ना, रीज़नेबल होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए उसके पीछे। ऐसा नहीं है बस प्रथाएं चलती आ रही हैं, बस कर रहे हैं, ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, रीज़न होना चाहिए उसके पीछे। और आपका कन्फ्रंटिंग विद स्टैट्यूट लॉ, जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट आर द 2 मेन स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो 2 स्कूल्स होते हैं, मिताक्षरा होता है, दूसरा दयाभागा होता है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि सब स्कूल्स क्या है मिताक्षरा के, है ना, नेम द 5 सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा। तो भैया मिताक्षरा के जो 5 स्कूल है वो है बनारस, मिथिला, द्रविड़ा, बॉम्बे, ठीक है ना। तो ये हैं आपके, और पंजाब भी है शायद, पंजाब स्कूल, महाराष्ट्र एंड पंजाब स्कूल, ठीक है ना। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। तो पूछ रहा है हमसे वैलिड हिंदू मैरिज के एसेंशियल्स क्या हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं भैया, आपका जो वैलिड ऑफ हिंदू मैरिज है सेक्शन 5 में दिया हुआ है। इसमें आपके सेक्शन 5 के कुछ सब क्लोज दे रखे हैं। सेक्शन 5 सब क्लोज 1 में आपको मोनोगमी की बात बताई है कि आपको सिंगल होना चाहिए शादी करते वक्त। 5 सब क्लोज 2 में आपकी सैनिटी की बताई है कि आप जो है मतलब कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है ना, आपका दिमाग ठिकाने होना चाहिए। तीसरा जो 5 सब क्लोज 3 इसमें बताया आपको एज ऑफ द पार्टीज ऑफ द मैरिज, ठीक है ना। पार्टीज़ की जो मैरिज है, क्या जो मैरिज की पार्टीज़ है उनकी जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। 5 सब क्लोज 3-4 जो है वो बात करता है बियॉन्ड द प्रोबेटेड डिग्री, ठीक है ना। स्पेंडर रिलेशनशिप की बात करता है आपका, ठीक है ना, जो है आपका उसकी बात करता है, ठीक है ना। मतलब पार्टीज़ जो हैं वो बियॉन्ड होनी चाहिए स्पेंडर रिलेशनशिप से, और जो पार्टीज़ हैं वो बियॉन्ड होनी चाहिए प्रोबेटेड डिग्री से। मतलब ये नहीं है कि माँ, सगी बहन, सगी, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपका जो वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं, जो आपका सेक्शन 11 है वॉइड मैरिज की बात बताता है। ये कहता है कि भैया अगर आपके जो सेक्शन 5 है इसका पहला, चौथा और 5वां अगर पार्ट जो है वो फुलफ़िल नहीं होता है तो जो मैरिज है वो वॉइड कहलाएगी, है ना। और वो 5 में कौन सा आता है, पहला बाईगैमी, ठीक है ना, मतलब जो क्या कहते हैं मोनोगैमी जो है मतलब आपका वो होना चाहिए, और दूसरा प्रोबेटेड डिग्री होनी चाहिए रिलेशनशिप की, तीसरा सपेंडर रिलेशनशिप जो है वो नहीं होना चाहिए। और वॉइडेबल की बात करते हैं तो उसके अलावा जो बाकी हैं, जब आपका इम्पोर्टेंसी, इंसैनिटी, है ना, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, है ना, और क्या कहते हैं ये सब जो है आपका ये वॉइडेबल में आएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है ना। इसमें कुछ अप्रूव हैं, कुछ डिसअप्रूव हैं या अनअप्रूव हैं। तो जो अप्रूव वाली है वो है ब्रह्मा मैरिज, देव मैरिज, अर्सा मैरिज, प्रजापति मैरिज। जो आपके अनअप्रूव हैं वो है असुरा मैरिज, गंधर्वा मैरिज, राक्षस मैरिज, पिशाच मैरिज, ठीक है ना। तो कंडीशंस जो हैं वैलिड हिंदू मैरिज की वो ये है कि देयर मस्ट बी अ आइडेंटिटी ऑफ कास्ट, है ना, एक ही धर्म के होने चाहिए। पार्टीज मस्ट बी बियॉन्ड द प्रोबेटेड डिग्री, है ना, प्रोबेटेड डिग्री के अलग होने चाहिए, ठीक है ना। और पार्टीज मस्ट बी परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज सेरेमनीज़, तो जो सेरेमनीज़ हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना। डाइवोर्स की बात करते हैं तो डाइवोर्स आपका सेक्शन 13 में दिया हुआ है ना। डाइवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। कुछ ग्राउंड्स जो ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब वाइफ को दिए गए हैं, कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो दोनों को दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं जो सब दोनों के लिए हैं ग्राउंड्स। उसमें आएगा आपका अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंड माइंड, लेप्रेसी, वनरेबल डिजीज, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, presumed death, judicial separation, failure to comply with the decree of order of court, restitution of conjugal rights, है ना। अब कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ वाइफ के पास हैं, जिसमें आपका था बाइगेमी, रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी, नो रिजम्पशन ऑफ कोबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, है ना, और आपका ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। आपको जो सेक्शन 13 सब क्लोज ए है ये उन ग्राउंड की बात करता है जो आपके मतलब वाइफ के पास है, और जो आपका सेक्शन 13 सब क्लोज बी है ये बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, ठीक है ना, कि अगर आपसी कंसेंट से अगर डाइवोर्स होता है तो उसको बोलते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। चलिए दोस्तों अब लगे थोड़ा मुस्लिम लॉ भी देख लेते हैं, है ना। मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 2 तरह के, एक प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। हम प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं तो उसमें आता है कुरान, सुन्नत, इज्मा और क्यास, ये 4 आपके प्राइमरी सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के।
अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की तो उसमें आएगा लोकल कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस और स्टैट्यूट। ठीक है दोस्तों, ये आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आप चाहो तो उसको यार वीडियो को पीछे से थोड़ा सा देख के जितना मैंने उसको पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसको आगे चलें, है ना। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँ, पीछे सारा भूलते रहें, है ना। आप एक बार चाहो तो उसको पीछे देख लीजिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको सामने स्क्रीन्स भी दिख रही होंगी, स्लाइड्स भी दिख रही होंगी और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। मेरी आवाज़ का सामने चल रही स्क्रीन पे स्लाइड्स में कोई लेना देना नहीं है। आगे कुछ और आ रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ खाली वो सुनना है। जब आप मेरी आवाज़ से बोर होने लगे, आपको नींद आने लगे, या फिर आपको लगे कि भाई मतलब आप नहीं अपनी क्या कहते हैं, जो आपकी वो पावर, वो कौन सी पावर होती है यार, वो कंसंट्रेशन पावर आपकी जो है वो डाइवर्ट हो रही है, आप कंसंट्रेट करके नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें, है ना, मेरी आवाज़ को पॉज कर दें, और उसके बाद जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें। वीडियो को पीछे ले जाएं, स्क्रीन को पढ़ें जब तक आपको अच्छा लग रहा है पढ़ें। जब आप बोर होने लगे स्क्रीन पढ़ के, वापस मेरी आवाज़ पे आ जाइए, है ना। तो आपको ऐसे स्विच करना है। ये वीडियो मैंने इस तरह से बनाई है ना, कि आप स्क्रीन से भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और मेरी आवाज़ से भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लीजिए पीछे का थोड़ा, है ना। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखता हूँ मैं आगे अगला टॉपिक हम क्या लेने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ भी देख लिया जाए। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट द कंडक्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है कि इसमें हम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी होती है, हमारी जो दो कंट्रीज़ होती हैं, उनके बीच के जो रिलेशन होते हैं, उसको जो है उनमें अगर कोई बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको हम इंटरनेशनल लॉ के द्वारा उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अब सोर्सेज क्या हैं इंटरनेशनल लॉ के? तो आपके जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स होते हैं, या फिर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन है, जुडिशियल डिसीजन एंड ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, है ना, एज अ सब्सिडरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सोर्सेज हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज से, है ना, थ्योरीज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। तो ये कुछ तरह की थ्योरीज हैं। एक मोनोनिज्म है, डुअलिज्म है, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है, डेलीगेटरी थ्योरी है। ठीक है। तो ये 5 तरह की थ्योरीज हैं, है ना, जो आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करती है इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के। ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। देखो मोनिज्म में क्या होता है बताते हैं, भी दोनों चीज़ें एक ही हैं, है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डुअलिज्म कहता है कि भाई नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है ना। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी ये बताती है कि भैया आपके पास भले ही क्या कहते हैं सारे एट्रीब्यूट्स हों स्टेट के, लेकिन जब तक आपको स्पेसिफिक आपको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, तब तक आप स्टेट नहीं कहलाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ये बोलती है कि जैसे ही आप 4 जो मतलब आपके वो हैं एट्रीब्यूट्स, जिसमें आपका परमानेंट पॉपुलेशन आता है, डेफिनेट टेरिटरी आती है, गवर्नमेंट आती है, कैपेसिटी टू एंटर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ है, जैसे आपके पास वो 4 चीज़ें आती हैं, आप ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, क्या कहते हैं, स्टेटहुड में। और जो आपको डेलीगेटेड थ्योरी है वो भी आपको सेम यही बात कहती है कि भैया जब तक आपको क्या कहते हैं बाकी जो मतलब क्या कहते हैं नेशंस हैं, वो आपको अगर डेलीगेट नहीं करते हैं कि भाई हाँ आप स्टेटहुड की जो पावर है वो आप रखते हैं, तब तक आप जो है उसमें हैं स्टेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी। आप किसी भी स्टेट की जो नेशनलिटी है वो कैसे ले सकते हैं? तो भैया उसके 4 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन, तीसरा बाय रिजम्पशन, चौथा बाय सब्जुकेशन और 5वां है बाय आपका क्या कहते हैं सीसेशन। ठीक है ना। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ लॉज ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी को आप छोड़ कैसे सकते हैं? तो बाय रिलीज, बाय डिप्राइवेशन, बाय लॉन्ग रेजिडेंस अब्रॉड, बाय रिनाउंसिएशन और बाय सब्सटीट्यूशन, है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई जो एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट के वो क्या होते हैं। तो जो आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ मोंटेविडियो कन्वेंशन 1993, तो स्टेट के जो है ना वो 4 एलिमेंट होते हैं। पहला आपका आता है परमानेंट पॉपुलेशन, दूसरा आता है आपका डिफाइंड टेरिटरी, तीसरा आता है गवर्नमेंट और चौथा होता है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं काइंड ऑफ स्टेट की, कितने तरह के स्टेट होते हैं, तो इसमें आपका कन्फेडरेशन होता है, फेडरेशन होता है, आपका कॉन्डोमिनियम होता है, वेसल्स होता है,
आपका प्रोटेक्टरेट स्टेट होता है, ठीक है ना। इनके डिफरेंस की अगर बात किया जाए, मतलब इनको अगर डिफाइन किया जाए तो भाई देखो, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो मतलब अपने सारे डिसीजन ले सकते हैं, उनको बोलते हैं आपका फेडरेशन, ठीक है ना। जो मर्जर होते हैं 2-3 स्टेटों के आपस में, उसको बोलते हैं आप फेडरेशन, ठीक है ना। जो टेरिटरी वेयर 2 और मोर पावर जो एक्सरसाइज करती है अपनी सोवरेनिटी किसी स्टेट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कंडोमिनियम, ठीक है ना। और वैसल स्टेट जो होता है वो मतलब क्या कहते हैं, गार्जियनशिप ऑफ अनदर स्टेट के अंदर होता है, ठीक है ना। कोई दूसरा स्टेट जो है वो उस स्टेट को मतलब हर चीज़ करता है, उसके मैटर्स देखता है, उसको फंड करता है, उसको मतलब तरह से पालता है ना। और प्रोटेक्टरेट स्टेट क्या होता है, स्टेट विच इंटरेस्ट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन टू अनदर सोवरेन स्टेट, मतलब जो अपने कुछ फंक्शंस, जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उसके लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, बाकी अपने बाकी फैसले जो है वो खुद ले लेता है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भैया एसेंशियल कंडीशन क्या है रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एसेंशियल्स क्वालिटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है द कम्युनिटी मस्ट बी ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, इट शुड हैव कंट्रोल ओवर अ डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, दिस कंट्रोल शुड बी टुवर्ड क्या कहते हैं परमानेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और द कम्युनिटी दस कॉन्स्टिट्यूट मस्ट बी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है भैया लीगल इफेक्ट क्या होंगे रिकॉग्नाइजेशन के, अगर कोई स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है तो उसके लीगल इफेक्ट क्या होंगे। तो द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बिकेम एंटाइटल्ड टू स्यू इन द कोर्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, मतलब आप उस पर केस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड हो तो आप केस कर सकते हो, आपके ऊपर कोई केस कर सकता है, ठीक है ना। द कोर्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गिव इफेक्ट टू द पोस्ट एज वेल एज क्या कहते हैं प्री लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। तो जो आपके लॉज हैं, ठीक है ना, वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, वो मतलब पीछे भी अप्लाई हो जाते हैं, आगे भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। ये है। और कुछ क्या कहते हैं जो आपके डिप्लोमेट्स हैं उनको कुछ इम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं, है ना, कुछ प्रिविलेज मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये सब इसके फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ह्यूमन राइट के बारे में। ह्यूमन राइट क्या होती है, तो human being by virtue of their being human possess certain basics and inalienable rights which are commonly known as human rights, since these rights belong to them because of their very existence they became uh, operational with their birth. Human rights being by the birth right therefore inherent in all individual irrespective of their caste, creed, religion, sex and nationality. There are result of dependent of human personality. तो जो मतलब आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपको स्टेट के द्वारा या फिर आपकी कंट्री के द्वारा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आप बाय बर्थ पोजेस करते हैं, ठीक है ना, वो जो होते हैं वो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका राइट टू लाइफ भी आता है, राइट टू फ्रीडम भी आता है और राइट टू प्राइवेसी भी आती है, ठीक है ना। तो कुछ राइट्स जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके एग्जिस्टेंस के, अगर आपको नहीं दिए जाएंगे तो आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन राइट्स है वो कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, पहला सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा होता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है ना। सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, तो सेम इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल कस्टम्स, अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, जुडिशियल डिसीजन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो है इसके सोर्स होते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन राइट, द राइट रिलेटेड टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट इन इंडिया आर कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होते हैं, मीन्स टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कन्वेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 16 दिसंबर 1996। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट में जो आता है आपका, वो आता है गुड फेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिस्क्रिप्शन, कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन लिमिट्स ऑफ इट्स ओन जुरिडिक्शन, अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट कैन नॉट हिमसेल्फ बी अ आर्बिट्री जज,
रेस जुडिकाटा गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग टू बोथ द पार्टीज, जिसको आप ऑडी अल्टर पार्टन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं कौन कौन से, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30 एंड राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कुछ पल्ले पड़ा हो, कुछ दिमाग में घुसा हो। भाइयों मैं आपको कुछ वन लाइनर बताने वाला हूँ जो कि आगे एग्जाम से सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे नेट का दे रहे हो, चाहे जुडिशरी का दे रहे हो, चाहे एपीओ का दे रहे हो, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा आपका पॉइंटर है वो है कि सेक्शन 2 सब क्लोज 2 ऑफ द सीपीसी है 1908, ये बात करता है प्रिलिमिनरी डिग्री की। तो आपको जो प्रिलिमिनरी डिग्री होता है वो सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में डिफाइन है, ठीक है ना। ऑर्डर 14 ऑफ द सीपीसी डील विद द इशू, जो सीपीसी का जो ऑर्डर 14 होता है वो डील करता है किससे, इशू से, है ना। अगला जो पॉइंटर हमारा ये है सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद द सर्कमस्टांसेस अ फाइंडर ऑफ गुड्स कैन बाय सेल पास अ गुड टाइटल टू द परचेजर। तो आपका सेक्शन 169 ये कहता है कि अगर आप फाउंडर ऑफ गुड्स हैं और आप कोई चीज़ किसी को बेच देते हो तो आप जो टाइटल पास करते हो वो जो है टाइटल वो क्या कहते हैं आपका वैलिड होगा, ठीक है। सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो सेक्शन 126 में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील विद द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। तो आपका जो पार्टनरशिप का सेक्शन 69 है ये आपका बात करता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन जो है नहीं कराते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 222 यानी 222 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो जो आर्टिकल 222 है ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो है किसी भी जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी स्टेट दैट रेस जुडिकाटा अप्लाई बिटवीन को डिफेंडेंट। आपका जो सेक्शन 11 है सीपीसी का ये बात करता है कि भैया जो रेस जुडिकाटा है वो क्या कहते हैं को डिफेंडेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। सेक्शन 95 से 97 जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 डील विद द लेटेंट एम्बिग्यूटी डिफेक्ट। तो आपका जो 95 से 97 तक का जो एविडेंस का एक्ट का सेक्शन है ये बात करता है लेटेंट एम्बिग्यूटी और डिफेक्ट्स की। सेक्शन 429 जो है आईपीसी का वो पनिशमेंट ऑफ मिसचिफ की बात करता है। सेक्शन 28 सब क्लोज 3 डील विद द व्हाट एक्सटेंट सेशन जज कैन पास अ सेंटेंस। तो जो 28 सब क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी है ये आपका बात करता है कि भैया आपका जो सेशन जज है वो कितना जो क्या कहते हैं पनिशमेंट है वो पास कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 56, 57, 58 डील विद द फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ये आपका सेक्शन 56, 57, 58 जो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का है जो कि डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है उन फैक्ट से डील करता है। सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी प्रोटेक्ट अ जज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फ्रॉम एन एक्ट डन बाय हिम एक्टिंग जुडिशली एंड इन अ गुड फेथ, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन 77 है ये जो है प्रोटेक्ट करता है जज को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर द एक्ट डन बाय हिम एक्टिंग जुडिशली इन अ गुड फेथ, ठीक है। प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट। तो आप किसी अगर विटनेस को कोर्ट में बुलाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या मतलब उसका प्रोसेस है। तो उसमें पहले आप समन भेजेंगे जो आपके 61 से लेकर 69 तक दिया है सीआरपीसी में। फिर वारंट ऑफ अरेस्ट है जो कि सेक्शन 70 से लेकर 81 सीआरपीसी में दिया हुआ है। उसके बाद आपका पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन है जो कि सेक्शन 82 में दिया हुआ है। फिर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी है ऑफ द एब्सकॉन्डर की जो कि सेक्शन 83 और 85 में दिया हुआ है। बाद में टेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी है विद और विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो हैं ये आपके प्रोसेस हैं अपीयरेंस के लिए, ठीक है ना, जो कि सीआरपीसी में दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन 497 है आईपीसी का, ये अडल्ट्री की बात करता है। जो आपका सेक्शन 45 आईपीसी का ये लाइफ को डिफाइन करता है। सेक्शन 42 जो है वो लोकल लॉ को डिफाइन करता है। सेक्शन 18 जो है वो आईपीसी का वो इंडिया को डिफाइन करता है। सेक्शन 2P जो सीआरपीसी का है ये प्लेस को डिफाइन करता है। और सेक्शन 2B ठीक है जो आपका है ये समन केसेस को डिफाइन करता है। यार 2B तो नहीं होना चाहिए, चलो देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कुछ और पॉइंटर हैं
अडल्ट्री विद मर्डर 497-302, ठीक है ना। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 404 है। एक्सटोर्शन जो है वो आईपीसी के 385 में दिया हुआ है। डिफामेशन जो है सेक्शन 499 से लेके 502 आईपीसी में दिया हुआ है। सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 जो डाइन डिक्लेरेशन की बात करता है, ठीक है। रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 148 है। मर्डर 302 में दिया हुआ है। वॉलेंट्री कॉजिंग सिंपल एंड ग्रेवियस हर्ट जो है आपका 324 और 326 में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका हायरिंग पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली का जो सेक्शन है 150 है, ठीक है। और कॉजिंग हर्ट असॉल्ट टू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 452 है, ठीक है दोस्तों। चलो बाबूजी दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 19 है, आर्टिकल 19, ये कुछ फ्रीडम्स आपको देता है, जैसे कि फ्रीडम टू क्या कहते हैं, फ्रीडम टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली है, ठीक है ना, फ्रीडम टू मूवमेंट है, फ्रीडम टू रिसाइड है, फ्रीडम टू प्रोफेशन है। तो इनकी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आर्टिकल 19(2) में दी हुई है, सब क्लॉज 2 में, जिसमें आपके 8 चीज़ें आती हैं। पहला आता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा आता है फ्रेंड रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, तीसरा आता है पब्लिक ऑर्डर, चौथा आता है डिसेंसी एंड मोरालिटी, उसके बाद आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर आता है डिफामेशन, फिर आता है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, और लास्ट आता है आपका इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ डिफेंसेस हैं जो आपके आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं, जो आपका पहला जो आर्टिकल 19(1) जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये सब उसके आपके एक तरह से डिफेंस कह सकते हो आप, एक तरह से एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। आपका जो आर्टिकल 280 है ये अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन एज अ फॉलोइंग में आता है, भाई बताओ फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है कौन सा है, वो 280 है, ठीक है ना। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट मतलब लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट पे। तो ये आपका 249 से 256 दिया हुआ है। 249 बात करता है कि जब नेशनल इंटरेस्ट होगा, नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है सेंट्रल है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। और 250 बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, है ना, जब इमरजेंसी चल रही होगी उस दौरान पे जो है सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट पे जो है वो लॉ बना सकती है। 252 बात करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ पावर टू लेजिस्लेट विद कंसेंट ऑफ 2 और मोर स्टेट, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट जो है वो सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे सब्जेक्ट पे लॉ बनाओ, तो जो आपकी सेंट्रल है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। 253 बात करता है फॉर गिविंग इफेक्ट टू ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना। तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको इफेक्ट देने के लिए अगर सेंट्रल चाहे तो स्टेट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है। और 256 बात करता है आपका इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो, तो उस केस में भी क्या है, सेंट्रल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो दोस्तों ये जो 5 आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 249, 250, 252, 253, 256, ये आपके मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इनको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। तो आर्टिकल 124 है जो सिक्योरिटी टेन्योर ऑफ जज की बात करता है, सैलरी ऑफ जजेस की बात करता है, जो सैलरी ऑफ जजेस हैं वो फिक्स होंगी, नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ लेजिस्लेचर होगा। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कर्टेल द जुडिक्शन ऑफ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो डिस्कशन इन लेजिस्लेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस, ये आपका आर्टिकल 121 बोलता है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेप्ट, ये सेक्शन आर्टिकल 129 बोलता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आपका आर्टिकल 50, ठीक है ना। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव विद द कंसल्ट ऑफ द लीगल एक्सपर्ट्स, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो आपका जो आर्टिकल 263 है ये आपका इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है दो तीन स्टेटों की जो एक काउंसिल बनाई गई है वो आपकी जो है 263। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन